नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भारत बंद के समर्थन में उतरे विपक्षी दल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पहले यूपी जीतेंगे, फिर दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदला है, 40 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला, 11 विशेष आयुक्त, 28 उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भारत बंद के समर्थन में उतरे विपक्षी दल। जी हाँ दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड की जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के साफ इशारे के बाद विपक्षी दलों ने अब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जंग में अपनी सियासी ऊर्जा लगाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस और माकपा से लेकर राकांपा और तृणमूल कांग्रेस सरीखे विपक्षी दलों ने किसान संगठनों के 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर इस मुद्दे पर सरकार की राजनीतिक घेरेबंदी पर फोकस बढ़ाने के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब तक किसान संगठनों को नैतिक समर्थन दे रहे विपक्षी खेमे के कई दलों ने तो इस बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का भी ऐलान कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेरने का हौसला विपक्षी दलों को पेगासस पर शुरू की गई सियासी जंग के निर्णायक रास्ते पर आने से मिला है। विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने इसका संकेत देते हुए साफ कहा है कि पेगासस जासूसी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार की साजिश का सुप्रीम कोर्ट में पर्दाफाश हो गया है। अब कृषि कानूनों को लेकर सरकार की दोहरी नीति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों के भारत बंद का पार्टी की ओर से समर्थन करने की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शांतिपूर्ण बंद में पूरी ताकत से अन्नदाताओं के साथ है। वल्लभ ने कहा कि यह कोई जबरदस्ती का बंद नहीं है और देश की बड़ी बड़ी यूनियन, जिसमें बैंक यूनियन भी शामिल हैं, वे किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार मंडी बंद करवा रही है और इसलिए उस सरकार को जगाने के लिए किसान भारत बंद करा रहे हैं। राकांपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अलावा माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी खुलकर इस बंद में किसान संगठनों के साथ शामिल होने की घोषणा पहले ही कर दी है। बिहार में राजद के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने बंद के दौरान तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए सड़क पर उतरने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में तेदेपा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कर्नाटक में जेडीएस, तमिलनाडु में सत्ताधारी द्रमुक जैसे दलों ने भी बंद का समर्थन करने का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले यूपी जीतेंगे, फिर दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे, प्रदेश से भाजपा को हटाने के बाद दिल्ली का रास्ता तैयार करेंगे, भाजपा को वहां से भी हटाएंगे। भाजपा जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। सपा ने जो कहा उसे पूरा किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। वो शनिवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया है। यूपी का चुनाव सारे देश का चुनाव है। यह चुनाव सपा का नहीं, जनता का चुनाव होगा। जनता उब चुकी है, वो चुनाव का इंतजार कर रही है। यूपी चुनाव से ही दिल्ली का रास्ता तैयार करेंगे। यूपी के बाद दिल्ली की बारी होगी। भाजपा यूपी के साथ दिल्ली से भी सत्ता से दूर होगी। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, अखिलेश सरकार में उससे ज्यादा काम किए गए। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इस वादा खिलाफी से जनता नाराज है। सपा जो बोलती है वो करती है। सपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस समय यूपी में विकास बंद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदला है, 40 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला, 11 विशेष आयुक्त, 28 उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त शामिल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को एक बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली पुलिस के 40 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 11 विशेष आयुक्त और 28 पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शामिल हैं। यह कदम रोहिणी अदालत में एक कक्ष के अंदर हुई गोलीबारी की घटना के एक दिन हुआ है, जिसमें बदमाश जितेंद्र गोगी सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। आदेश में कहा गया कि जिन लोगों का तबादला किया गया है उनमें 11 विशेष पुलिस आयुक्त, एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और 28 पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शामिल हैं। आदेश के अनुसार डीसीपी साउथ अतुल कुमार ठाकुर को डीसीपी हेडक्वार्टर 1, डीसीपी सेंट्रल जसमीत सिंह को डीसीपी विशेष प्रकोष्ठ, डीसीपी सिक्योरिटी गौरव शर्मा को डीसीपी दक्षिण पश्चिम, डीसीपी बेनिता मैरी जैका को दक्षिण क्षेत्र का डीसीपी बनाया गया है। डीसीपी पीसीआर ईशा पांडे का दक्षिण पूर्व और डीसीपी आउटर नॉर्थ राजीव राजन का विशेष प्रकोष्ठ में तबादला किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में अदालत में गोली चलने और असम में हुई गोलीबारी पर क्यों चुप है शाह, कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों,
कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अदालत में गोली चलने और असम में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि वो चुप क्यों हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि क्या गृह मंत्री के पास असम में पैदा हुई समस्या सुलझाने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अदालत कक्ष के भीतर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। अदालत के भीतर 10-20 गोलियां चली। गृह मंत्री कहाँ हैं? उनका बयान कहाँ है? वल्लभ ने कहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि क्या गृह मंत्री सिर्फ भाषण देने के लिए हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा, जब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो और देश का गृह मंत्री चुप हो तथा कोई बयान न दे रहा हो या कार्रवाई न कर रहा हो, तो ऐसे में मजबूर सरकार के संकेत मिलते हैं, किसी मजबूत सरकार के नहीं। भारत की जनता ने कभी मजबूर सरकार को बर्दाश्त नहीं किया है। वल्लभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व ने असम चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उन वादों का क्या हुआ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो, यूपी सरकार पर निशाना साध रहे विपक्षी। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर नेता और जनता अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे बर्ताव की घटना को गलत ठहरा रहा है तो कोई इसे भाजपा सरकार की नाकामी का उदाहरण बता रहा है। विपक्षी दलों के हाथ में भी एक मुद्दा आ गया है जिसे लेकर अब वे यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है यह मामला और इसे लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में पिटाई नहीं होनी चाहिए। भाजपा के विधायक सांसद को तो बचाइए आदित्यनाथ जी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया शरद पवार समेत जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी ने देश के 33 नेताओं को लिखा पत्र, कही ये बात। जी हां दोस्तों, जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बिहार में सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मांग को लेकर देश भर के 33 सियासी दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में तेजस्वी ने लिखा है कि जाति आधारित जनगणना राष्ट्र निर्माण में एक जरूरी कदम है। उन्होंने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा की है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना को लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अदालत में दिए गए हलफनामे में स्पष्ट कर दिया गया कि जातीय जनगणना कराया जाना संभव नहीं है। केंद्र के इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मसले पर अपना स्टैंड साफ करना होगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, मैंने देश के कई वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की चल रही मांग और उसके प्रति केंद्र के उदासीनता रवैये को लेकर हमारी साझा आशंकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक जरूरी कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। ये लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, इनका मकसद वोट इकट्ठा करना। सीएम योगी पर राकेश टिकैत का तंज, बोले ये बांटेंगे, हम जोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने डेक्कन क्रॉनिकल को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को बताने के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और इनका काम केवल वोट इकट्ठा करना है। दरअसल राकेश टिकैत से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अब्बा जान के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर सवाल किया गया था। इस पर किसान नेता ने जवाब दिया, ध्रुवीकरण करना इनका मुख्य मकसद है। इन बयानों के जरिए यह राष्ट्र को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है और वो है वोट इकट्ठा करना। ये यूं ही लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने अपने बयान में आगे कहा, बीजेपी को लगता है कि किसान, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद किसानों को इस बार गन्ने की कीमत देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन यह आंदोलन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अगर किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिलेगा तो पूरे देश को इससे फायदा होगा। गन्ना केवल एक फसल है। इंटरव्यू में राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो छोटे किसानों के साथ हैं, जो कि कुल किसानों के 86% हैं। इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, क्या वो केवल छोटे किसानों के लिए ही हैं? ये लोग केवल राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं। ये किसानों को भी छोटे और बड़े में बांट रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, ये यह गारंटी देना कि छोटे किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बता दें कि किसान नेता ने चुनावों को लेकर भी बात की और कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई किसान नेता चुनाव लड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल लड़ सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में अब 29 सितंबर नहीं,
अक्टूबर में होगी प्रियंका वारा की जनसभा। जी हां दोस्तों, मेरठ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा की 29 सितंबर को होने वाली जनसभा स्थगित हो गई है। अब यह जनसभा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में होने की उम्मीद है। शुक्रवार को इसकी पुष्टि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवनीश काजला ने की। गौरतलब है कि मेरठ कांग्रेस 29 सितंबर को होने वाले जनसभा को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई थी। सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रियंका वारा की जनसभा को लेकर शहर में जनसंपर्क भी किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वारा की जनसभा मेरठ में अक्टूबर में होगी। अभी इसकी तिथि घोषित नहीं की गई है। 29 सितंबर की जनसभा रद्द होने की मुख्य वजह प्रदेश के अन्य हिस्सों में होने वाले कार्यक्रम है। दरअसल कांग्रेस की 5 बड़ी संकल्प यात्राएं प्रदेश भर में होनी है। मेरठ से इसका आगाज होना है, लेकिन अन्य जगहों पर संकल्प यात्रा के कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। सभी कार्यक्रम एक के बाद एक होने हैं। इसका रोडमैप तैयार किया जा रहा है। सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनने के बाद मेरठ से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा जनसभा के जरिए संकल्प यात्रा का आगाज करेंगी। संभावना है कि मेरठ में 10 अक्टूबर के आसपास जनसभा आयोजित हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की जिला व महानगर इकाई तैयारियों में जुटी है, ताकि अक्टूबर में होने वाली जनसभा में भीड़ जुटाई जा सके। मालूम हो कि जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से भैंसली मैदान में जनसभा के लिए अनुमति को आवेदन भी कर दिया था। उधर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी करने वालों के आवेदन जमा करने की तिथि 10 अक्टूबर कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 25 सितंबर थी। अब नए सिरे से अक्टूबर में जनसभा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा नेता बोले विधानसभा चुनाव में की सीधी लड़ाई, सरकार का जाना तय। जी हां दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भी विरोधी दलों ने हमले तेज कर दिए हैं। अलीगढ़ पहुंचे सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। उन्होंने कहा कि यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई तय है। पत्रकारों के साथ बातचीत में सपा नेता ने कहा, 4.5 साल यूपी की जनता ने दर्द झेला है। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी का इस बार उत्तर प्रदेश से जाना तय है। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और बीजेपी हमारे विपक्ष में होगी। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं पर अत्याचार तेजी से बढ़ा है। बच्चों की लगातार मौतें हो रही है। सरकार बोलने को तैयार नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। किसान धरने पर बैठा है, किसानों की मौतें हो रही हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। कोविड में मौतें हुई, लेकिन सरकार सदन में खड़े होकर बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसलिए जनता ने तय किया है कि ऐसी सरकार को हटाना है, जो सरकार जनता का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सोच है कि यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाना है, युवाओं के भविष्य को सुधारना, उनके अधिकारों को दिलाना। सपा सरकार आने से यूपी एक बार फिर विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का निशाना, बोले ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हक नहीं देना चाहती बीजेपी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। शनिवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकराकर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। धनबल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकराकर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। धनबल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी सरकार गाय, गंगा और गड्ढे के मामले में फेल है। प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम लोगों की बीजेपी से काफी नाराजगी है और इस वजह से सपा को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। अखिलेश इस नारे के साथ मुलायम सिंह यादव के MY समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए गोवा में आक्रामक चुनाव प्रचार करें नेता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गोवा में अपनी पार्टी के नेताओं को राज्य में आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने को कहा है। गोवा में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं।
कांग्रेस के गोवा डेस्क के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने एक बयान में कहा कि गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह बात कही। राव के अलावा गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक पी चिदम्बरम, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और कांग्रेस विधायक दल के नेता दिगंबर कामत बैठक में शामिल हुए। राव ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि गोवा में कांग्रेस पार्टी राज्य के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने बताया कि गांधी ने पार्टी नेताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में आक्रामक अभियान शुरू करने और भाजपा की हार सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा, हम चुनाव 2022 की ओर अपने विजयी मार्च में अपने शुभचिंतकों, समर्थकों को साथ लेकर जाएंगे। हमें भाजपा को पराजित करने का पूरा भरोसा है। गोवा में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सदस्यीय विधानसभा में सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर लिया था और सत्ता में आ गई थी। बीते वर्षों में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होकर 5 रह गई है। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी नेताओं के साथ गांधी की बैठक उन संकेतों के बीच हुई है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस तटीय राज्य में चुनावी मैदान में उतर सकती है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर आप सत्ता में आए तो वो यह सुनिश्चित करेगी कि 80% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए। गांधी जयंती पर पीएम की काशी से प्रियंका करेंगी पूर्वांचल में चुनावी आगाज, निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने 2 अक्टूबर का दिन और शहर वाराणसी चुना है। रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी की रैली आयोजित की गई है, जिसके बाद वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। संगठन की चूल्हे कसने के लिए लगातार कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का चुनाव 2 अक्टूबर के विशेष दिन पर किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया कि प्रियंका गांधी लगातार संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जगतपुर डिग्री कॉलेज में एक रैली करेंगी। उसके बाद 7 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। वाराणसी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूर्वांचल में को कांग्रेस के मजबूत युवा ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी ने 100 सालों से पुराने अपने कांग्रेसी संबंध को खत्म किया था। इस बाबत राजेश तिवारी ने कहा कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका जनाधार कितना है यह देखने वाली बात है। उनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संगठन पूरी मजबूती से कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी जी ने जमीनी मुद्दों और नए युवा कार्यकर्ताओं के जिम में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जो गए उनकी चर्चा व्यर्थ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का इशारों में पीएम मोदी पर निशाना, कहा मिस्टर 56 चीन से डरता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी कुछ खबरों की झलकियां नजर आ रही हैं। इन खबरों को जरिए राहुल ने पीएम पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्टर 56 चीन से डरता है। बता दें कि राहुल चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। वो एक नॉन सीरियस पार्ट टाइम राजनेता हैं। मुश्किल के वक्त में देश से बाहर चले जाते हैं। एक गैर बीजेपी अखबार के आर्टिकल में भारत की सैन्य तैयारियों का जिक्र किया गया है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक खबर की हेडलाइन शेयर की थी जिसमें चीन द्वारा लद्दाख के पास हथियार तैनात करने और ऊंची जगहों पर रात में अभ्यास करने का दावा एक रिपोर्ट के हवाले से किया गया था। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, बॉर्डर पर हम एक नए युद्ध प्रतिमान का सामना कर रहे हैं। इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जनसभाएं हो। उन्होंने कई मौकों पर सीमा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनके निशाने पर केंद्र की सरकार रही है। बता दें कि पिछले साल चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। बाद में दोनों देशों के बीच डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर बातचीत शुरू हुई। इस दिशा में दोनों देशों की सेनाओं ने कदम भी आगे बढ़ाया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसमें देरी चीनी पक्ष की ओर से की जा रही है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि सरकार की तरफ से इसका पुरजोर खंडन किया जाता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लेकर संसद में भी बयान दे चुके हैं।